नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विद ओम सर में। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हमने उत्तराखंड की एक नई सीरीज स्टार्ट की है जिसकी आज 24वीं क्लास होने जा रही है। दोस्तों, इस क्लास के माध्यम से हम जो है उत्तराखंड के परीक्षा वाणी बुक के चैप्टर वाइज समरी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के आधार पर हल करने वाले हैं। हमारे द्वारा जितने भी क्वेश्चन आज की क्लास में करवाए जाएंगे वह एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। और दोस्तों, जिन बच्चों ने हमारे चैनल पर पहली बार विजिट किया है वह इस सीरीज से संबंधित हमारी पुरानी वीडियो जरूर देखें, क्योंकि वह भी एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि इसमें हम जो है परीक्षा वाणी जो बुक है हमारी उसका संपूर्ण सारांश लेकर चल रहे हैं चैप्टर वाइज। तो यह एग्जाम की दृष्टि से तो बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है, लेकिन निम्नवत तैयारी करने की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण सीरीज है ये। तो कृपया हमारी पिछली वीडियो भी देखें और इस वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहें। तो दोस्तों, बिना देरी के आज के पहले क्वेश्चन से हम शुरू करते हैं। आज की क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से किसे मसूरी का संस्थापक माना जाता है दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, कैप्टन यंग। कैप्टन यंग को जो है दोस्तों आयरिश अफसर थे कैप्टन यंग, इन्हें मसूरी का संस्थापक माना जाता है दोस्तों। मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि गंगोत्री व यमुनोत्री का जो प्रवेश द्वार है वह मसूरी को कहा जाता है दोस्तों। और मसूरी को क्या कहा जाता है दोस्तों? पर्वतों की रानी भी कहा जाता है। मसूरी समुद्र तल से दोस्तों औसतन 2005 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है दोस्तों। इसकी स्थापना जैसे कि मैंने आपको बताया आयरिश अफसर कैप्टन यंग ने की थी, जो कि 1824 में मसूरी की स्थापना करते हैं दोस्तों। मसूरी का जो क्षेत्रफल है वह 65 किलोमीटर स्क्वायर है दोस्तों, यानी कि 65 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। 1820 में जो है दोस्तों सुदर्शन शाह जो टिहरी के प्रथम नरेश हुए दोस्तों, उन्होंने मसूरी की वर्तमान भूमि को जो है 80 वर्षों के लिए पट्टे पर दे दिया था। और मसूरी के बारे में यह भी खासियत है दोस्तों कि मसूरी में जो है एक मंसूर का पौधा बहुतायत उगता है दोस्तों, तो जिसके कारण जो है मसूरी का नाम मसूरी पड़ा, यानी कि मंसूर के पौधे के नाम पर जो है दोस्तों मसूरी का नाम मसूरी पड़ा। 242 सेंटीमीटर जो है दोस्तों मसूरी में औसतन वर्षा होती है दोस्तों। अगर हम बात करें दोस्तों कि मसूरी में जो है कब से इको टैक्स वसूलने की प्रक्रिया शुरू हुई दोस्तों, तो 21 सितंबर 2009 से 21 सितंबर 2009 से दोस्तों मसूरी नगर पालिका द्वारा जो है इको टैक्स जो है वसूलने की प्रक्रिया शुरू हुई दोस्तों। और 1920 में, कब दोस्तों? 1920 में जो है दोस्तों मसूरी को जो है सड़क मार्ग से जोड़ा गया दोस्तों। मसूरी को दोस्तों उत्तराखंड राज्य में जो है पत्रकारिता की जननी भी माना जाता है, क्योंकि उत्तराखंड का पहला समाचार पत्र द हिल्स जो है जिसे द हिल्स के नाम से जाना जाता है, जॉन मैकिनन द्वारा मसूरी से ही निकाला गया था दोस्तों। 1970 दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण, 1970 में जो है मसूरी रोप वे बना। तो यह कुछ खास बातें थी मसूरी की। जब हम विस्तार से मसूरी के बारे में पढ़ेंगे तो इसके बारे में अन्य रोमांचकारी और फैक्ट जानेंगे दोस्तों। अब बिना देरी के दोस्तों कुछ अन्य महत्वपूर्ण टिप्पणियां भी देख लेते हैं इसके संदर्भ में। जैसे पर्वतों की रानी को कहा जाता है, किसे? मसूरी को कहा जाता है। 2005 फीट की ऊंचाई पर है समुद्र तल से, 65 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल है दोस्तों। कैप्टन यंग ने मसूरी की खोज की 1824 दोस्तों, 1824 आता है। कैप्टन यंग ने मसूरी बसाया कब? 1824 में बसाया। कब दोस्तों? 1824 में। और टिहरी नरेश सुदर्शन शाह ने 1820 में मसूरी की वर्तमान भूमि को 80 वर्षों के लिए पट्टे पर दे दिया। पहली जो मसूरी की पहली इमारत है वह मलिंगार होटल है, जो 1828 दोस्तों 1828 में बनी। 1829 में लॉरेंस नामक अंग्रेज ने यहाँ परचून की दुकान खोली। फिर 1832 में दीपाक नाम से कर्नल एवरेस्ट जो भारत के प्रथम सर्वेयर जनरल हुए, उन्होंने यहाँ दीपाक नाम से कोठी बनवाई। फिर 1845 में कॉन्वेंट ऑफ जीसस एंड मैरी मसूरी का पहला स्कूल था दोस्तों। और चीन अधिकृत तिब्बत से निर्वासित होकर
जो तिब्बती धर्मगुरु थे दलाई लामा, उन्होंने मसूरी में जो है पहली तिब्बती निर्वासित सरकार का गठन किया। कब? 1859 में दोस्तों। कब किया? पहली तिब्बती निर्वासित सरकार का गठन 1859 में। और दोस्तों मसूरी में ही पहली तिब्बती निर्वासित सरकार का गठन भी जो है दलाई लामा ने किया था दोस्तों। अब बिना देरी के दोस्तों बढ़ते हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कौन सा दार्शनिक स्थल मसूरी में स्थित नहीं है? तो दोस्तों वह कौन सा दार्शनिक स्थल है जो मसूरी में स्थित नहीं है? हमारा ऑप्शन नंबर ए है दोस्तों चक्राता फॉल। चक्राता फॉल जो है मसूरी में स्थित है दोस्तों, और इसे टाइगर फॉल के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी है दोस्तों जॉर्ज एवरेस्ट हाउस। जॉर्ज एवरेस्ट हाउस जो है मसूरी में स्थित है दोस्तों। जॉर्ज एवरेस्ट हाउस को किस और नाम से जाना जाता है? क्लाउड्स बंगले के नाम से भी दोस्तों जॉर्ज एवरेस्ट हाउस को जाना जाता है, जिसकी स्थापना हुई थी 1838 में दोस्तों। अब बात करें एबट माउंट की तो दोस्तों, एबट माउंट कहाँ पर स्थित है दोस्तों? तो यह मसूरी में स्थित नहीं है, और यही इस क्वेश्चन का सही आंसर है। एबट माउंट कहाँ पर स्थित है दोस्तों? तो एबट माउंट चंपावत में स्थित है दोस्तों। और बात करें अगर वन चेतना केंद्र की, तो वन चेतना केंद्र भी मसूरी में स्थित है। और वन चेतना केंद्र जो है मसूरी में भी कहाँ पर स्थित है दोस्तों वन चेतना केंद्र? तो कोई बता सकता है? कोई बता सकता है दोस्तों मसूरी में जो वन चेतना केंद्र स्थित है वह कहाँ पर स्थित है? तो यह जो है दोस्तों देहरादून चिड़ियाघर में स्थित है। देहरादून चिड़ियाघर में जो है वन चेतना केंद्र स्थित है दोस्तों, जिसकी स्थापना की गई थी कब? 1976 में। 1976 में दोस्तों। और देहरादून चिड़ियाघर को किसी और नाम से भी जाना जाता है दोस्तों? तो बिल्कुल हाँ, देहरादून चिड़ियाघर को किस और नाम से जाना जाता है? तो मालसी डियर पार्क के नाम से जाना जाता है, जो राज्य का जो है, जो उत्तराखंड राज्य का जो मालसी डियर पार्क है दोस्तों, उत्तराखंड राज्य का सबसे प्रथम चिड़ियाघर है दोस्तों। तो यह कुछ जानकारी थी दर्शनीय स्थल के बारे में मसूरी के। अब इसके बारे में अन्य टिप्पणी भी देख लेते हैं दोस्तों, जैसा कि कैंपटी फॉल। कैंपटी फॉल मसूरी में स्थित है बेनोग हिल पर। मैसी फॉल दोस्तों यह भी मसूरी में स्थित है, जैसे चक्राता फॉल, भट्टा फॉल। कैमल बैंक दोस्तों, कैमल बैंक रोड 3 किलोमीटर लंबी आती है। ठीक है दोस्तों। म्यूनसिपल गार्डन, सर जॉर्ज एवरेस्ट हाउस 1838, नाग टिब्बा, तिब्बती स्तूप, हैप्पी वैली दोस्तों यह भी मसूरी में स्थित है, जो कि तिब्बती लोगों का जो है मूल निवास स्थान है दोस्तों। बेनोग हिल, तोप टिब्बा, तिब्बती स्तूप, हैप्पी वैली भी आपको बता ही दिया दोस्तों। क्वेल सेंचुरी और क्लाउड सैंड। वन चेतना केंद्र 1976 मालसी डियर पार्क में। लंढौर बाजार और कुल्हड़ी बाजार दोस्तों। लंढौर बाजार जो है सबसे पुराना बाजार है मसूरी का, तो यह भी कहाँ पर स्थित है दोस्तों? मसूरी में स्थित है। तो यह कुछ प्रसिद्ध दार्शनिक स्थल हैं। अगर आपको कभी मौका मिले तो इनके भव्य दर्शन जरूर करिएगा दोस्तों अपने जीवन काल में। अब बिना देरी के बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कैंपटी फॉल किस जनपद में स्थित है? तो दोस्तों कैंपटी फॉल किस जनपद में स्थित है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए देहरादून। देहरादून जनपद के मसूरी में दोस्तों, देहरादून जनपद के मसूरी में दोस्तों कैंपटी जलप्रपात यानी कि कैंपटी फॉल स्थित है दोस्तों। अब बिना देरी के दोस्तों बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मसूरी में स्थित ज्वालाजी मंदिर स्थित है। तो दोस्तों जो मसूरी का ज्वालाजी मंदिर स्थित है वह किस पर्वत या पहाड़ी पर स्थित है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी बिनोक पहाड़ी। मसूरी का प्रसिद्ध ज्वालाजी मंदिर जो है दोस्तों बिनोक पहाड़ी पर स्थित है। अब बिना देरी के दोस्तों इसके बारे में कुछ अन्य तथ्य और टिप्पणियां भी देख लेते हैं। जैसा कि दोस्तों गनहिल पहाड़ी का अन्य नाम क्या है? तो गनहिल पहाड़ी का अन्य नाम जो है तोप टिब्बा है दोस्तों। और सुरकुंडा देवी मंदिर जो है, सुरकुंडा देवी मंदिर मसूरी के कद्दूखाल नामक ग्राम में स्थित है दोस्तों। अब बिना देरी के हम बढ़ते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कश्मीर के राजा ललितादित्य मुक्तापीड़ ने किस स्थान पर अनेक मंदिरों का निर्माण करवाया? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए
ऋषिकेश में। जो कश्मीर के राजा थे ललितादित्य मुक्तापीड़, उन्होंने ऋषिकेश में जो है अनेक मंदिरों का निर्माण करवाया था दोस्तों। अब बात कर लेते हैं हम ऋषिकेश की। ऋषिकेश जो है दोस्तों देहरादून का एक उपनगर है जो गंगा प्लस दोस्तों चंद्रभागा, गंगा प्लस चंद्रभागा नदी के संगम पर स्थित है दोस्तों। ऋषिकेश का पुराना नाम दोस्तों कुब्जा बिरक कहा गया है इसे केदार खंड में। किंवदंती है कि दोस्तों जो रैम्बे ऋषि थे उन्होंने यहाँ पर तपस्या की थी। जो रैम्बे ऋषि थे दोस्तों, रैम्बे ऋषि आते हैं, उन्होंने यहाँ तपस्या की थी, जिनको भगवान विष्णु ने ऋषिकेश रूप में दर्शन दिए थे, इसलिए यहाँ का नाम ऋषिकेश पड़ा। ऋषिकेश को दोस्तों संत नगरी और विश्व योग की राजधानी के रूप में भी जाना जाता है और केंद्र सरकार ने दोस्तों ऋषिकेश को भारत के पहले जुड़वा राष्ट्रीय विरासत शहर का भी खिताब दिया है। ऋषिकेश दोस्तों संपूर्ण भारत में एकमात्र ऐसा स्थान है जहां चारों भाई राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न के मंदिर हैं। ऋषिकेश को जो है दोस्तों 1952 में नगर पालिका बनाया गया और 2017 में दोस्तों 2017 में ऋषिकेश नगर निगम बना। तो यह भी जानकारी दोस्तों याद रखेंगे। ऋषिकेश नगर की पहली महापौर अनीता ममगई हैं दोस्तों। और लक्ष्मण झूला ऋषिकेश में है दोस्तों, 140 मीटर लंबा और 22 मीटर ऊंचा। और स्वामी शिवानंद आश्रम, स्वर्ग आश्रम दोस्तों, महर्षि महेश योगी बीटल्स आश्रम और ओंकारानंद आश्रम, ये सारे ऋषिकेश में हैं। तो दोस्तों जब हम देहरादून जनपद को विस्तार से पढ़ेंगे तो ऋषिकेश के बारे में महत्वपूर्ण तथ्य और जानकारियाँ तब हम विस्तार से पढ़ेंगे दोस्तों। अब बिना देरी के दोस्तों इसके बारे में कुछ अन्य टिप्पणियाँ भी देख लेते हैं। जैसा कि दोस्तों मैंने आपको बताया था कि भगवान विष्णु ने मधुकैटभ दैत्य का वध किस स्थान पर किया था, तो ऋषिकेश में किया था। गंगा प्लस चंद्रभागा नदी के संगम पर ऋषिकेश स्थित है दोस्तों। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार जो है रैम्बे ऋषि द्वारा यहाँ पर इंद्रियों को जीतकर ईश्वर को प्राप्त किया गया था, इसलिए इस स्थान का नाम ऋषिकेश पड़ा। क्योंकि दोस्तों रैम्बे ऋषि को ऋषिकेश रूप में जो है दर्शन दिए थे और उच्चारण दोष के कारण यहाँ ऋषिकेश का नाम जो है ऋषिकेश पड़ गया। रैम्बे मुनि को दर्शन दिए थे दोस्तों। अब बिना देरी के दोस्तों बढ़ते हैं हम अपने अगले टिप्पणी की तरफ। इस टिप्पणी में हमें दे रखा है दोस्तों कि केदारखंड पुराण के अनुसार जो है ब्रह्मकुंड के बाद कौन सा तीर्थ प्रारंभ होता है, तो कुब्जा बिरक प्रारंभ होता है। और किसके बगीचों के कारण ऋषिकेश का नाम कुब्जा बिरक पड़ा, तो दोस्तों आम के बगीचों के कारण जो है ऋषिकेश का नाम जो है कुब्जा बिरक पड़ा था। अब बिना देरी के बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, नीलकंठ महादेव मंदिर किस जनपद में स्थित है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, देहरादून जनपद में। दोस्तों जो नीलकंठ महादेव मंदिर है वह देहरादून जनपद में स्थित है। लेकिन इसमें भी एक पॉइंट है दोस्तों, जो नीलकंठ महादेव मंदिर जो है ना यह ऋषिकेश में स्थित है। ऋषिकेश जो है देहरादून का भी हिस्सा है, पौड़ी का भी हिस्सा है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ऋषिकेश देहरादून का भी हिस्सा है, पौड़ी का भी हिस्सा है और टिहरी का भी हिस्सा है। लेकिन अगर आपसे कहे कि कोई के नीलकंठ महादेव मंदिर किस जनपद में स्थित है, तो यह आता तो ऋषिकेश में है, लेकिन ऋषिकेश के पौड़ी जिले में पड़ता है दोस्तों। नीलकंठ महादेव मंदिर ऋषिकेश के पौड़ी जिले में पड़ता है, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से ऋषिकेश देहरादून का हिस्सा है दोस्तों। तो यहाँ पर कंफ्यूजन ना करें। और इस क्वेश्चन का आंसर जो है मेरे अनुसार जो है पौड़ी होना चाहिए दोस्तों, क्योंकि नीलकंठ महादेव मंदिर जो है वह ऋषिकेश के पौड़ी जिले में पड़ता है दोस्तों। तो याद रखेंगे ऋषिकेश के पौड़ी जिले में नीलकंठ महादेव मंदिर आता है दोस्तों। अब बिना देरी के दोस्तों बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन दोस्तों, ऋषिकेश का सबसे पुराना मंदिर माना जाता है दोस्तों। तो ऋषिकेश का सबसे पुराना मंदिर किसे माना जाता है दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, कैलाश निकेतन मंदिर। जो कैलाश निकेतन मंदिर है दोस्तों उसे ऋषिकेश का सबसे पुराना मंदिर माना जाता है दोस्तों, क्योंकि यह 1880 में कैलाश आश्रम के साथ बनाया गया था दोस्तों। लेकिन यहाँ पर भी एक किंवदंती है दोस्तों
कि हम मानते तो कैलाश निकेतन को ऋषिकेश का पुराना मंदिर है कि यह कैलाश आश्रम के साथ जो है 1880 में बना, लेकिन वास्तविक रूप से जो ऋषिकेश का सबसे पुराना मंदिर है दोस्तों वह शत्रुघ्न मंदिर है दोस्तों। कब? शत्रुघ्न मंदिर ऋषिकेश का सबसे पुराना मंदिर है दोस्तों, याद रखना, शत्रुघ्न मंदिर ऋषिकेश का सबसे पुराना मंदिर है दोस्तों। अब बिना देरी के दोस्तों इसके बारे में अन्य जानकारी भी देख लेते हैं। जैसा कि ऋषिकेश के दार्शनिक स्थल त्रिवेणी घाट ऋषिकेश में स्थित है, जहाँ 3 नदियों का संगम होता है दोस्तों। कैलाश निकेतन मंदिर जनपद पौड़ी गढ़वाल में ऋषिकेश के, और 1880 में जो है दोस्तों यहाँ पर कैलाश आश्रम की भी स्थापना हुई थी। तपोवन स्थान जो है दोस्तों लक्ष्मण जी ने तपस्या की थी, जनपद टिहरी गढ़वाल, क्योंकि 3 जिलों में ऋषिकेश का क्षेत्र आता है दोस्तों। शिवानंद झूला का अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो राम झूला के नाम से जाना जाता है। शिवानंद आश्रम ऋषिकेश में, लक्ष्मण झूला ऋषिकेश में, गंगा नदी पर 140 मीटर लंबा और 22 मीटर ऊंचा, जनपद टिहरी गीता भवन। स्वर्ग आश्रम दोस्तों, स्वर्ग आश्रम गीता भवन दोस्तों, गीता भवन के बारे में बात कर लेते हैं। गीता भवन जो है गीता प्रेस का है, और यह कहाँ पर स्थित है? गंगा नदी के तट पर, जिसकी स्थापना 1944 में की गई थी दोस्तों। भूतनाथ मंदिर 13 मंजिला मंदिर है दोस्तों, 13 मंजिला भूतनाथ मंदिर है ऋषिकेश में। और शिवपुरी, शिवपुरी दोस्तों ऋषिकेश में जो है शिवपुरी प्रसिद्ध पर्यटक स्थल है, जो रिवर राफ्टिंग के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों। अब बिना देरी के दोस्तों बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन दोस्तों, ऋषिकेश में 84 कुटिया की स्थापना महर्षि महेश योगी द्वारा किस वर्ष की गई? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए 1967। 1967 में जो है दोस्तों ऋषिकेश में 84 कुटिया की स्थापना महर्षि महेश योगी के द्वारा की गई थी दोस्तों। और दोस्तों एक बीटल्स आश्रम आता है, बीटल्स आश्रम, इस बीटल्स आश्रम की स्थापना भी जो है दोस्तों 1967 में जो है किसके द्वारा की गई? महर्षि महेश योगी के द्वारा की गई दोस्तों। अब बिना देरी के दोस्तों इसके बारे में कुछ अन्य जानकारी भी है। जैसे 84 कुटिया का अन्य नाम शंकराचार्य नगर है दोस्तों, स्थापना 1967 महर्षि महेश योगी द्वारा, और 1985 से यह केंद्र बंद रहा दोस्तों। अब बिना देरी के बढ़ते हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, राज्य सरकार की पहल पर किस वर्ष 84 कुटिया को पर्यटक हेतु खोल दिया गया? तो दोस्तों राज्य सरकार की जो पहल है उस पहल पर जो है किस वर्ष 84 कुटिया को पर्यटक हेतु खोल दिया गया? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी 8 दिसंबर 2015 को। 8 दिसंबर 2015 को जो है दोस्तों राज्य सरकार की पहल पर 84 कुटिया को पर्यटक हेतु खोल दिया गया। वास्तविक रूप से मैं आपको बताता हूं दोस्तों 84 कुटिया क्या है। 84 कुटिया दोस्तों एक तरह का आश्रम है जिसकी स्थापना महर्षि महेश योगी ने ध्यान के लिए कही थी, यानी कि जो व्यक्ति अपने मन से अशांत है वो यहाँ बैठकर, यहाँ जो है छोटी छोटी 84 कुटिया बनी हुई हैं दोस्तों, यहाँ पर जो है ध्यान कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर जो है बैठकर जो है ध्यान कर सकते हैं, इसलिए महर्षि महेश योगी ने खासकर ध्यान के लिए और आध्यात्म के लिए जो है दोस्तों 84 कुटियों की स्थापना की गई थी। 1985 में दोस्तों 84 कुटिया को बंद कर दिया गया, लेकिन सरकार की पहल पर 8 दिसंबर 2015 को 84 कुटिया को खोल दिया गया दोस्तों। अब बिना देरी के दोस्तों बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वरुणावत पर्वत किस जनपद में स्थित है दोस्तों? तो वरुणावत पर्वत किस जनपद में स्थित है दोस्तों? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए उत्तरकाशी जनपद में। वरुणावत पर्वत जो है दोस्तों उत्तरकाशी जनपद में स्थित है, और वास्तविक रूप से जो उत्तरकाशी जनपद है दोस्तों यह वरुणावत पर्वत की तलहटी में ही स्थित है दोस्तों। उत्तरकाशी जनपद वरुणावत पर्वत की तलहटी में दोस्तों स्थित है। और बात करें कि जो वरुणावत पर्वत है दोस्तों वहाँ भूस्खलन कब हुआ जिससे उत्तरकाशी को कब बहुत ज़्यादा क्षति हुई? तो 2003 में दोस्तों, 2003 में जो है वरुणावत पर्वत पर भूस्खलन हुआ जिससे उत्तरकाशी को काफ़ी क्षति हुई थी दोस्तों। अब बिना देरी के दोस्तों इसके संदर्भ में अन्य जानकारी भी देख लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर इसके संदर्भ में कुछ जानकारियाँ दे रखी हैं, जैसे कि उत्तर का काशी उपनाम है उत्तर काशी का। तो दोस्तों यह गलत है, क्योंकि उत्तर की काशी जो उपनाम है वह उत्तर काशी का है, और उत्तर का काशी जो उपनाम है यह विभांडेश्वर का है दोस्तों। उत्तर की काशी उत्तर काशी, उत्तर का काशी विभांडेश्वर, दूसरी काशी दोस्तों
उत्तर काशी, वास्तविक काशी काशी बनारस, और तीसरी काशी दोस्तों, तीसरी काशी किसे कहा जाता है तो गुप्त काशी को, गुप्त दोस्तों गुप्त काशी को, गुप्त काशी दोस्तों, गुप्त काशी को जो है तीसरी काशी कहा जाता है, जो कि रुद्रप्रयाग में स्थित है। उत्तरकाशी जो स्थित है दोस्तों वह भागीरथी नदी के तट पर स्थित है। प्राचीन नाम सौम्य काशी और बाड़ाहाट। ह्वेनसांग ने क्या कहा दोस्तों, शत्रुघ्न नगर। और दोस्तों भयंकर बाढ़ भूकंप के बाद जो है बाड़ाहाट नगर क्षतिग्रस्त हो जाने के बाद जो है वर्तमान उत्तरकाशी को वरुणावत पर्वत की तलहटी में बसाया गया दोस्तों 1803। अब बिना देरी के दोस्तों बढ़ते हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन दोस्तों, किस वर्ष टिहरी जनपद से काटकर उत्तरकाशी को अलग जिला बनाया गया दोस्तों। तो दोस्तों किस वर्ष टिहरी जनपद से काटकर उत्तरकाशी को अलग जिला बनाया गया, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए 1960 दोस्तों, 24 फरवरी 1960। 24 फरवरी 1960 को जो है दोस्तों टिहरी जनपद से काटकर उत्तरकाशी को अलग जिला बनाया गया दोस्तों। और यह राज्य का दूसरा सबसे बड़ा जिला है दोस्तों, और इसका क्षेत्रफल आता है 80-16 किलोमीटर स्क्वायर दोस्तों। याद रखेंगे, यह राज्य का दूसरा सबसे बड़ा जिला है, 80-16 किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। 24 फरवरी 1960 को टिहरी जिले से काटकर इसे जिला बनाया गया दोस्तों। यह राज्य का एक सीमांत जिला है, क्योंकि इसकी सीमाएं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चीन तिब्बत से लगती हैं और अंतर्राज्यीय स्तर पर जो है हिमाचल प्रदेश से इसकी सीमा लगती है दोस्तों। अब बिना देरी के दोस्तों इसके बारे में कुछ अन्य जानकारी भी देख लेते हैं। जैसे कि 24 फरवरी 1960 को टिहरी जिले से काटकर उत्तरकाशी अलग किया गया। विश्वेश्वर या विश्वनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार दोस्तों, यह बहुत ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो विश्वनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार जो करवाया गया था किसके द्वारा, तो सुदर्शन शाह की पत्नी आती है खनेती, उनके द्वारा, महारानी खनेती के द्वारा 1857 में दोस्तों विश्वनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया गया। और इसी विश्वनाथ मंदिर के कारण इसका नाम जो है उत्तरकाशी भी पड़ा दोस्तों। अब बिना देरी के बढ़ते हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन दोस्तों, अन्नपूर्णा मंदिर किस जनपद में स्थित है। तो दोस्तों जो अन्नपूर्णा मंदिर है वह किस जनपद में स्थित है दोस्तों। तो कोई अन्नपूर्णा मंदिर बताइए किस जनपद में स्थित है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, उत्तरकाशी जनपद में। जो अन्नपूर्णा मंदिर है दोस्तों वह उत्तरकाशी जनपद में स्थित है, भैरव चौक गली में दोस्तों। जो भैरव चौक गली है दोस्तों, भैरव चौक गली, भैरव चौक गली में जो है दोस्तों अन्नपूर्णा मंदिर स्थित है उत्तरकाशी में। और अन्नपूर्णा का मतलब मैं आपको बता देता हूं, जो सबको अन्न की पूर्ति करती है। सनातन धर्म में मां पार्वती को अन्नपूर्णा के नाम से जाना जाता है, क्योंकि वह अन्न की पूर्ति करती हैं दोस्तों। तो अन्नपूर्णा मंदिर कहाँ, उत्तरकाशी में। अब बिना देरी के दोस्तों इसके संदर्भ में कुछ अन्य तथ्य भी देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर उत्तरकाशी के दार्शनिक स्थल दे रखे हैं। तो पहला दार्शनिक स्थल है दोस्तों परशुराम मंदिर। तो परशुराम मंदिर जो है दोस्तों मुख्य बाजार उत्तरकाशी में स्थित है। अन्नपूर्णा मंदिर भैरव चौक गली उत्तरकाशी, भैरव चौक गली उत्तरकाशी में दोस्तों। लक्षेश्वर मंदिर, लक्षेश्वर मंदिर जो है उत्तरकाशी में भागीरथी नदी के तट पर। शक्ति स्तंभ मंदिर यह भी उत्तरकाशी में है। और दत्तात्रेय जड़ भरत मंदिर दोस्तों, दत्तात्रेय जड़ भरत मंदिर, तो यह भी उत्तरकाशी में स्थित है दोस्तों। जयपुर मंदिर और जयपुर आश्रम दोनों उत्तरकाशी में है। और कल्प केदार दोस्तों, कल्प केदार आता है, कल्प केदार, यह दोस्तों कल्प केदार 240 मंदिरों का समूह था, गंगोत्री मार्ग पर है और एकमात्र मंदिर बचा है अब। कितना, इस मंदिर समूह में से 240 मंदिरों के समूह में से एकमात्र मंदिर बचा हुआ है। कर्ण देवता का मंदिर भी दोस्तों उत्तरकाशी में आता है और उत्तरकाशी के मोरी नेटवार क्षेत्र में। दुर्योधन का मंदिर भी दोस्तों उत्तरकाशी के रवाई क्षेत्र में। और शनिदेव का मंदिर दोस्तों, शनिदेव का मंदिर कहाँ पर, उत्तरकाशी के खरसाली में। दुर्योधन का मंदिर उत्तरकाशी के रवाई क्षेत्र में और कर्ण का मंदिर उत्तरकाशी के मोरी नेटवार क्षेत्र में।
दोस्तों जब हम उत्तरकाशी पढ़ेंगे तो इसके प्रसिद्ध मंदिर जो है व्यापक और विस्तृत रूप से पढ़ेंगे हम, क्योंकि यहाँ पर सब कुछ डिटेल में नहीं बताया जा सकता। अब बिना देरी के जो है दोस्तों बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से कौन मंदिर उत्तरकाशी जनपद में स्थित नहीं है? तो दोस्तों हम ऑप्शन के आधार पर देख लेते हैं कि कौन सा मंदिर उत्तरकाशी जनपद में नहीं स्थित है। ऑप्शन नंबर ए है दोस्तों लक्षेश्वर मंदिर। तो दोस्तों लक्षेश्वर मंदिर उत्तरकाशी में भागीरथी नदी के किनारे है। शक्ति स्तंभ मंदिर भी भागीरथी नदी के किनारे स्थित है उत्तरकाशी में। और दत्तात्रेय जड़ भरत मंदिर भी उत्तरकाशी में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी मंदिर जो है उत्तरकाशी में स्थित है दोस्तों। अब बिना देरी के दोस्तों बढ़ते हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जल में डूबा शिवलिंग किस स्थान पर स्थित है? तो दोस्तों जो जल में डूबा शिवलिंग है वह किस स्थान पर स्थित है दोस्तों? तो दोस्तों जल में डूबा हुआ शिवलिंग किस स्थान पर स्थित है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, गंगोत्री। गंगोत्री में एक जगह आती है दोस्तों भैरव छाप। भैरव छाप दोस्तों क्या आती है? भैरव झाप एक जगह आती है, वहां पर दोस्तों जो है गंगोत्री में जल में डूबा हुआ शिवलिंग पाया जाता है दोस्तों। अब बिना देरी के दोस्तों इसके बारे में कुछ अन्य तथ्य भी देख लेते हैं। जो गंगोत्री मंदिर का निर्माण है दोस्तों अमर सिंह थापा, गोरखा सेनापति अमर सिंह थापा 1803 में जो है दोस्तों यह गढ़वाल पर हस्तिदल चौतड़िया के साथ जो है आक्रमण करते हैं दोस्तों। अमर सिंह थापा के द्वारा जो है गंगोत्री मंदिर का निर्माण 1807 में दोस्तों 1807 में जो है गंगोत्री मंदिर का निर्माण करवाया गया और पुनरुद्धार करवाया जयपुर के राजा माधो सिंह ने। कब? 1935 में। तो यह जानकारी दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है। 10 नंबर की जानकारी दी है मैंने आपको। अब बिना देरी के दोस्तों बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किसने गंगोत्री मंदिर का पुनरुद्धार करवाया? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर सी, जयपुर के राजा माधो सिंह ने। जयपुर के राजा माधो सिंह ने 1935 में दोस्तों गंगोत्री मंदिर का जीर्णोद्धार या पुनरुद्धार करवाया और 1807 में गंगोत्री मंदिर को गोरखा सेनापति अमर सिंह थापा के द्वारा बनवाया गया था दोस्तों। अब बिना देरी के दोस्तों इसके बारे में कुछ अन्य जानकारी भी देख लेते हैं। जैसे गंगोत्री मंदिर के जो कपाट है दोस्तों वह वैशाल शुक्ल तृतीया, जिसे अक्षय तृतीया के नाम से भी जाना जाता है, तब खुलते हैं। गंगोत्री मंदिर के कपाट जो है भैया दूज के दिन बंद होते हैं और शीतकाल में गंगोत्री की पूजा मुखबा गांव में होती है। तो दोस्तों मुखबा एक गांव है लेकिन एक पर्टिकुलर स्थान होगा जहां मां गंगोत्री की पूजा होती होगी। तो दोस्तों जो मां गंगोत्री की पूजा होती है वह उत्तरकाशी के मुखबा गांव के मार्कंडे, कौन से दोस्तों? मार्कंडे मंदिर में। मार्कंडे मंदिर में जो है दोस्तों शीतकाल में मां गंगोत्री की पूजा की जाती है दोस्तों। अब बिना देरी के दोस्तों बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन दोस्तों, राज्य के किस जनपद में मार्कंडे मंदिर स्थित है? तो दोस्तों राज्य के किस जनपद में जो है मार्कंडे मंदिर स्थित है दोस्तों? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, उत्तरकाशी। उत्तरकाशी जनपद में जो है दोस्तों मार्कंडे मंदिर स्थित है, क्योंकि इस मंदिर के कपाट जो है जो गंगोत्री मंदिर है दोस्तों, गंगोत्री मंदिर के कपाट प्रतिवर्ष जो है, जैसा कि मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया कि अक्षय तृतीया या वैशाख शुक्ल तृतीया के दिन खुलते हैं और भैया दूज के दिन बंद होते हैं। और बंद होने के बाद जो माँ गंगा का डोला है शीतकाल के ऋतु प्रवास के लिए उत्तरकाशी के मुखबा गांव के मार्कंडे मंदिर में लाया जाता है दोस्तों। और इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि मार्कंडे मंदिर कहाँ स्थित है? तो उत्तरकाशी के मुखबा गांव में स्थित है दोस्तों। तो दोस्तों आप जरूर याद रखिए कि सभी क्वेश्चंस आपस में कनेक्टेड है दोस्तों। एक क्वेश्चन का संबंध दूसरे क्वेश्चन के साथ जरूर है, क्योंकि मंदिरों से बहुत क्वेश्चन बनते हैं उत्तराखंड से। तो आप बिल्कुल ध्यान से जो मैं जानकारी दे रहा हूँ उसको अपने मस्तिष्क में उतार लीजिएगा दोस्तों। अब बिना देरी के इसके बारे में कुछ अन्य जानकारी भी देख लेते हैं, जैसे कि गंगोत्री के निकट अन्य दार्शनिक स्थल। तो दोस्तों सूर्यकुंड, गौरीकुंड,
पंतगाना और भैरव छाप। भैरव छाप के पास जो है, गंगोत्री के पास भैरव छाप है, वहाँ पर जो है दोस्तों जल में डूबा हुआ शिवलिंग मिलता है। सूर्यकुंड उत्तरकाशी में है दोस्तों। सूर्यकुंड बताएगा कैसा कुंड है कोई? सूर्यकुंड किस प्रकार का कुंड है? तो दोस्तों सूर्यकुंड जो है यह एक गर्म पानी का कुंड है। उत्तरकाशी में गंगनानी भी है जो गर्म पानी का कुंड है, जिसमें गंधक की मात्रा पाई जाती है दोस्तों। देवकुंड भागीरथी नदी पर, यह ठंडे पानी का कुंड है। और एक आता है दोस्तों सप्तऋषि कुंड। सप्तऋषि कुंड भी यमुनोत्री उत्तरकाशी में, जिसे पुराणों में क्या कहा गया है दोस्तों? तो मलिंग सरोवर कहा गया है। तो बहुत सारे दार्शनिक स्थल हैं दोस्तों उत्तरकाशी में। हम पढ़ाते पढ़ाते नहीं थकेंगे और आप पढ़ते पढ़ते मत थकना दोस्तों। अब बिना देरी के दोस्तों बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, गंगोत्री में कौन सी नदी भागीरथी से मिलती है? तो दोस्तों गंगोत्री में जो है कौन सी नदी भागीरथी में मिलती है दोस्तों? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या रहने वाला है दोस्तों, कोई बता सकता है? तो दोस्तों हमको शुरू से लेना पड़ेगा। उत्तरकाशी में गोमुखिया गंगोत्री ग्लेशियर है दोस्तों, 30 किलोमीटर लंबा है, 2 किलोमीटर चौड़ा है दोस्तों। उस ग्लेशियर की जो आकृति है वो, यानी कि जो गोमुख की बनावट है, वह राजस्थान के आबू पर्वत जैसी है। और इसी गंगोत्री या गोमुख ग्लेशियर के शिवलिंग शिखर से गंगा नदी का उद्गम होता है दोस्तों। वहां से चलती है तो सर्वप्रथम भागीरथी नदी में रुद्रगंगा नदी मिलती है दोस्तों, जो कि रुद्रगेरा ग्लेशियर से निकलती है। फिर गोमुख से गंगोत्री के बीच दोस्तों पहली नदी भागीरथी नदी में रुद्रगंगा गंगोत्री के पास मिलती है। ध्यान रखना दोस्तों, रुद्रगंगा गंगोत्री के पास मिलती है। फिर गोमुख से गंगोत्री के बीच जो मिलती है वह आकाश गंगा मिलती है दोस्तों, ठीक। फिर गंगोत्री के पास भैरव घाटी में भागीरथी से कौन सी नदी मिलती है? तो वह मिलती है जाड़ गंगा, जिसे जहानवी नदी भी बोला जाता है। फिर जो जाड़ गंगा है वह थांगला दर्रे के पास कृषि हिमनद से निकलती है। फिर जाड़ गंगा के बाद भागीरथी नदी में मिलती है केदार गंगा दोस्तों, ठीक है। फिर गंगोरी नामक स्थान पर जो है भागीरथी नदी में मिलती है असी गंगा दोस्तों। तो इसमें पूछा गया है कि गंगोत्री में कौन सी नदी भागीरथी से मिलती है दोस्तों? गंगोत्री में, ना कि गंगोत्री के पास। तो दोस्तों गंगोत्री के पास तो रुद्र गंगा भी मिलती है और गंगोत्री के पास भैरव घाटी में जाड़ गंगा भी मिलती है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर रहने वाला है दोस्तों वह रहने वाला है आकाश गंगा। इस क्वेश्चन का सही आंसर है आकाश गंगा, क्योंकि गोमुख से गंगोत्री के बीच जो भागीरथी में मिलती है वह आकाश गंगा नदी मिलती है दोस्तों। अब इसके संदर्भ में कुछ अन्य महत्वपूर्ण जानकारी भी देख लेते हैं। भागीरथी व आकाश गंगा के संगम पर स्थित है दोस्तों गोमुख स्थित है। भागीरथी व केदार गंगा के संगम पर स्थित है गंगोत्री। तो दोस्तों मैंने तो आपको बताया आकाश गंगा। तो दोस्तों अब इसमें बताया गया है कि गंगोत्री के में जो मिलती है वह केदार गंगा मिलती है, लेकिन केदार गंगा तो दोस्तों जाड़ गंगा के बाद मिलती है। वह भी कहां पर मिलती है? गोमुख के पास कहीं मिलती है दोस्तों। भागीरथी व जाड़ गंगा का संगम लंका में होता है। रति और जलंधरी नदी का संगम जो होता है वह हर्षिल में होता है। गिराती और हत्यारणी नदी का संगम जो होता है वह मुखवा में होता है दोस्तों। तो दोस्तों जो भागीरथी व केदार गंगा का जो संगम है वह गंगोत्री में ठीक है, बिल्कुल सही है यह अपनी जगह, लेकिन यह संगम भी मध्य में होता है और आकाश गंगा का जो संगम होता है यह भी मध्य में होता है। तो एक प्रकार से दोनों नदियां गंगोत्री के पास मिलती हैं। लेकिन अगर आपसे पूछे कि गंगोत्री में कौन सी नदी मिलती है तो आप जो आंसर लगाएंगे वह केदार गंगा लगाएंगे। इसलिए मैं कह रहा था कि यह क्वेश्चन डाउटफुल में आ जाएगा, ठीक है। इसलिए जो आप आंसर लगाएंगे कि गंगोत्री में भागीरथी नदी से कौन सी नदी मिलती है तो केदार गंगा नदी जो दोस्तों
मिलती है। ठीक है दोस्तों, अब बिना देरी के दोस्तों अन्य जानकारी भी देख लेते हैं, जैसे कि भागीरथी और वरुणा नदी का संगम। जो भागीरथी और वरुणा नदी का संगम है वह कहाँ होता है दोस्तों? उत्तरकाशी शहर में होता है। भागीरथी और वरुणा नदी का संगम उत्तरकाशी शहर में होता है। वरुणा नदी को दोस्तों श्यामल नदी के नाम से भी जाना जाता है। किसे? वरुणा नदी को श्यामल नदी के नाम से भी जाना जाता है। और उत्तरकाशी शहर में भागीरथी नदी से दो नदी निकलती हैं, एक चंद्रबदनी नदी जिसे चंद्रबदनी गाड़ कहा जाता है, और एक श्यामल गाड़ नदी जिसे वरुणा नदी कहा जाता है। यह उत्तरकाशी शहर में मिलती हैं दोस्तों। अब बिना देरी के दोस्तों बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से किसे हिमालय का टिप एंड टॉप कहा जाता है दोस्तों? तो हिमालय का टिप एंड टॉप किसे कहा जाता है दोस्तों? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर, तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हमारा ऑप्शन नंबर बी, तपोवन। तपोवन जो है दोस्तों गंगोत्री हिमालय में समुद्र तल से 4600 मीटर दोस्तों, 4600 मीटर ऊंचाई व गोमुख से 5 से 6 किलोमीटर की दूरी पर स्थित हिमालय का टिप एंड टॉप कहा जाने वाला जो है तपोवन स्थित है। यह एक पर्यटक स्थल है, सबसे पसंदीदा स्थल। उच्च हिमालय क्षेत्र में जो है दोस्तों तपोवन जो है एक अकेला ऐसा स्थल है जो एक पर्यटक स्थल और एक धार्मिक स्थल दोनों है दोस्तों, जहां से एक साथ निम्न 15 पर्वत चोटियों के नजदीक से दर्शन होते हैं दोस्तों। शिवलिंग शिखर, भागीरथी प्रथम, भागीरथी द्वितीय, भागीरथी तृतीय, कारछा जिसे कहते हैं हम खर्चा कुंड, बासुकी पर्वत, मेरु सुमेरु, 6660, 6331 दोस्तों। मेरु 6660 और सुमेरु 6331, यह इनकी ऊंचाई आती है दोस्तों। थलैया पर्वत जो कि उत्तरकाशी जिले का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत है दोस्तों, जिसकी ऊंचाई आती है 6904। कोटेश्वर, सुदर्शन पर्वत, माणा पर्वत, शेमी शिमलिंग पर्वत और श्री कैलाश पर्वत और मातृ पर्वत आदि के 15 पर्वतों के दोस्तों, इन 15 पर्वतों के दर्शन जो है हिमालय का टिप एंड टॉप कहा जाने वाले तपोवन से होते हैं दोस्तों। अब बिना देरी के दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, राज्य के किस जनपद में कोटेश्वर पर्वत स्थित है? तो दोस्तों राज्य के किस जनपद में जो है कोटेश्वर पर्वत जो है दोस्तों स्थित है? तो बताइए राज्य के किस जनपद में जो है हमारे कोटेश्वर पर्वत स्थित है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, उत्तरकाशी जनपद में। मैंने आपको पीछे बताया कि तपोवन से जो है 15 पर्वत चोटियों के नज़दीक से दर्शन किए जा सकते हैं, और उन्हीं 15 पर्वत चोटियों में जो है कोटेश्वर पर्वत एक है। तो कोटेश्वर पर्वत कहाँ है दोस्तों? उत्तरकाशी जनपद में स्थित है। अब बिना देरी के देख लेते हैं कुछ अन्य महत्वपूर्ण पर्वतों को। तो दोस्तों खर्चा कुंड जिसे कारछा कुंड के नाम से भी जाना जाता है, उत्तरकाशी, बासुकी, मेरु सुमेरु, मेरु 6660 दोस्तों, सुमेरु 6331 दोस्तों, थलैया 6904 दोस्तों, ऊंचाई बता रहा हूँ मैं आपको, कोटेश्वर, सुदर्शन, माणा, शेमी शिवलिंग और कैलाश पर्वत दोस्तों उत्तरकाशी जिले में स्थित है। मातृ पर्वत दोस्तों, मातृ पर्वत भी उत्तरकाशी जिले में स्थित है दोस्तों। अगर बात करें हम कोटेश्वर गुफा की दोस्तों, तो कोटेश्वर गुफा जो है रुद्रप्रयाग जनपद में दोस्तों स्थित है दोस्तों, और कोटेश्वर पर्वत उत्तरकाशी जनपद में। अब बिना देरी के दोस्तों बढ़ते हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन रहने वाला है दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, रक्तवन, सुंदरवन, नंदनवन ग्लेशियर किस जनपद में स्थित है दोस्तों? जो रक्तवन, सुंदरवन, नंदनवन ग्लेशियर हैं वह किस जनपद में स्थित है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि रक्तवन, सुंदरवन और नंदनवन जो ग्लेशियर है वह उत्तरकाशी जनपद में स्थित है दोस्तों। और इन जो ग्लेशियर है ये रक्तवन, सुंदरवन, नंदनवन, यह गोमुख व गंगोत्री ग्लेशियर को भी
इन ग्लेशियरों से देखा जा सकता है। अगर मैं आपको उत्तरकाशी के अन्य ग्लेशियरों की बात कराऊं तो दोस्तों कीर्ति स्तंभ ग्लेशियर है जो 7 किलोमीटर लंबा गंगोत्री में है। बंदरपूछ ग्लेशियर है दोस्तों, बंदरपूछ ग्लेशियर जिससे यमुना नदी बंदरपूछ पर्वत शिखर के स्वर्गारोहिणी ग्लेशियर से यमुना नदी का उद्गम होता है। यह यमुनोत्री में कितना लंबा 12 किलोमीटर दोस्तों, 12 किलोमीटर लंबा है दोस्तों। कौन सा? बंदरपूछ ग्लेशियर। चतुरंगी ग्लेशियर यह 16 किलोमीटर लंबा है गंगोत्री में। कीर्ति स्तंभ गंगोत्री में 7 किलोमीटर लंबा, गोमुख का आपको बताइए। रक्तावड़ ग्लेशियर है, चांगथांग ग्लेशियर है, बल्टियाको या बमक ग्लेशियर, और जी जोंधार ग्लेशियर, सियार ग्लेशियर, चारण ग्लेशियर, डोरियानी ग्लेशियर, स्वच्छंद, गनोहिम, मेहंदी ग्लेशियर दोस्तों, मेहंदी को ही चांगथांग कहा जाता है दोस्तों, और बल्टियाको या बमक भी मैं आपको बता चुका हूँ। तो यह कुछ प्रसिद्ध ग्लेशियर हैं जो उत्तरकाशी जनपद के हैं। और रक्तवन, सुंदरवन और नंदनवन भी जो है ग्लेशियर है दोस्तों, यह भी उत्तरकाशी जनपद में स्थित है दोस्तों। अब बिना देरी के दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन दोस्तों, यमुनोत्री की शीतकालीन पूजा कहाँ होती है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, खरसाली में। जो खरसाली है दोस्तों, खरसाली में जो है यमुनोत्री की शीतकालीन पूजा की जाती है दोस्तों। अब बात करें यमुनोत्री के बारे में, तो यमुनोत्री के कपाट कब खुलते हैं? तो दोस्तों यमुनोत्री के कपाट जो है वैशाख शुक्ल की अक्षय तृतीया को जो है दोस्तों यमुनोत्री के कपाट खुलते हैं, और भैया दूज के दिन दोस्तों याद रखना, भैया दूज के दिन जो है यमुनोत्री के कपाट बंद हो जाते हैं। और शीतकाल में माँ यमुना का डोला जो है खरसाली में लाया जाता है, और शीतकाल में माँ यमुनोत्री की पूजा जो है उत्तरकाशी के खरसाली में की जाती है दोस्तों। तो दोस्तों मैं अपना 100% देने की कोशिश कर रहा हूँ, और मुझे नहीं लगता कि मैं अपने इस चैनल के माध्यम से आपको जितना डीपली पढ़ा रहा हूँ उतना डीपली कोई पढ़ाएगा। कोई नहीं देता दोस्तों फ्री का ज्ञान आजकल, ठीक है, कोई नहीं देता। आप कोचिंग्स पर भी जाएंगे तो वहाँ भी फ्री में ज्ञान नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वीडियोस को देखिए, कुछ महत्वपूर्ण बातें हम कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स के साथ बताते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा हमारी वीडियोस को शेयर कीजिए, और एक महत्वपूर्ण बात, चैनल को यारो सब्सक्राइब कीजिए। अब बिना देरी के दोस्तों इसके बारे में कुछ अन्य जानकारी भी देख लेते हैं। जैसे राज्य में सोमेश्वर देवालय स्थित है उत्तर काशी में। सप्तऋषि कुंड उत्तर काशी में स्थित है दोस्तों। कुंड याद रखना, सप्तऋषि कुंड उत्तर काशी, सप्तऋषि आश्रम हरिद्वार। सप्तऋषि कुंड का अन्य नाम मलिंग सरोवर दोस्तों, मलिंग सरोवर जो है सप्तऋषि कुंड का अन्य नाम आता है। कोटेश्वर पर्वत उत्तरकाशी, कोटेश्वर गुफा नहीं, कोटेश्वर महादेव गुफा रुद्रप्रयाग। यमुनोत्री मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया जयपुर की महारानी गुलेरिया ने, और गंगोत्री मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया जयपुर के राजा। कौन थे जयपुर के राजा? बताएगा कोई? बताइए जयपुर के राजा कौन थे जिन्होंने आपके गंगोत्री मंदिर का जो है जीर्णोद्धार करवाया था? तो दोस्तों माधो सिंह ने 1935 में गंगोत्री मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया था। और गंगोत्री मंदिर 1807 में अमर सिंह थापा द्वारा गोरखा सेनापति के द्वारा बनवाया गया था। तो यमुनोत्री मंदिर का पुनर्निर्माण महारानी गुलेरिया ने। यमुनोत्री मंदिर के कपाट खुलते हैं वैशाख शुक्ल की तृतीया को या अक्षय तृतीया को, बंद होते हैं भैया दूज के दिन। सूर्य कुंड गर्म पानी का कुंड यमुनोत्री में, गंगनानी गर्म पानी का कुंड। एक आता है देवी कुंड, भागीरथी नदी पर ठंडे पानी का कुंड, ठीक है। तो यह सब चीजें रिपीट करिए मैंने, इनको याद रखना। अब बिना देरी के जो है बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस मंदिर से लगभग 6 मीटर का एक विशाल त्रिशूल स्थापित है दोस्तों? तो दोस्तों किस मंदिर से जो है एक 6 मीटर का एक विशाल जो है त्रिशूल स्थापित है दोस्तों?
तो ना विश्वनाथ मंदिर से है, ना परशुराम मंदिर से है, ना अन्नपूर्णा मंदिर से है। जो 6 मीटर का एक विशाल त्रिशूल स्थापित है वह प्राप्त है दोस्तों शक्ति मंदिर से। शक्ति मंदिर से। अब मैं बात बता देता हूं आपको शक्ति मंदिर की कहानी के बारे में भी दोस्तों, ठीक है। शक्ति मंदिर के कहानी के बारे में भी आपको मैं बता देता हूं कि जो विश्वनाथ मंदिर है दोस्तों, उसका जो निर्माण करवाया वह 1857 में सुदर्शन शाह की पत्नी महारानी खनैती ने करवाया। यह जो है त्यूरी शैली में बना मंदिर है विश्वनाथ मंदिर। और विश्वनाथ मंदिर से ही एक त्रिशूल लेख मिला है जिस पर नागवंश का विवरण है। और इसी त्रिशूल लेख के अनुसार जो विश्वनाथ मंदिर है वह नागवंशी राजा गणेश्वर द्वारा बनवाया गया। और इसी विश्वनाथ मंदिर के सामने जो है एक शक्ति स्तंभ मंदिर है दोस्तों। और इसी शक्ति स्तंभ मंदिर से जो है 6 मीटर ऊंचा विशाल त्रिशूल प्राप्त हुआ है। और शक्ति मंदिर से प्राप्त त्रिशूल लेख में जो है दोस्तों ब्राह्मी और शंख लिपि का प्रयोग किया गया है। और शंख लिपि एक ऐसी लिपि है जिसे आज तक कोई नहीं पढ़ पाया दोस्तों। याद रखना, ब्राह्मी लिपि तो आप पढ़ सकते हो, ब्राह्मी या नागरी लिपि, नागरी से देवनागरी बनी, देवनागरी से हिंदी बनी, ठीक है। हिंदी का विकास आप याद करना, संस्कृत, पाली, प्राकृत, ठीक है, ऐसे आता है ना, संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, पश्चिमी हिंदी, फिर हिंदी आता है, ठीक है। ऐसे ही ब्राह्मी को नागरी लिपि भी कहते हैं, फिर नागरी से देवनागरी, और देवनागरी से फिर हिंदी जो वर्तमान में हम लोग प्रयोग करते हैं अपने बोलचाल की भाषा में। हम लोग क्या प्रयोग करते हैं, शुद्ध हिंदी तो हमसे बोली भी नहीं जाएगी, हम जो है क्षेत्रीय भाषा प्रयोग करते हैं दोस्तों, ठीक है। तो ये हिंदी का टॉपिक है, इसे हिंदी की क्लास में कवर करेंगे कभी, ठीक है दोस्तों। तो शंख लिपि जो है इसे आज तक कोई नहीं पढ़ पाया। अब बात कर लेते हैं, इसमें एक जिक्र आया दोस्तों नागवंश का, नागवंश का जिक्र आया। तो उत्तराखंड में नागवंश राजवंश की भी अपनी एक विशेषता है। 5वीं शताब्दी दोस्तों, 5वीं सदी के उत्तरार्ध में जो है दोस्तों यादवों को हराकर नागों ने अधिकार किया था। और नागों की पुष्टि गोपेश्वर त्रिशूल लेख से होती है। और दोस्तों जो नागों की पुष्टि करता है उत्तराखंड में, वो क्या करता है, गोपेश्वर त्रिशूल लेख जो चमोली में स्थित है, गोपेश्वर मंदिर से जो प्राप्त गोपेश्वर त्रिशूल लेख है, गोपेश्वर त्रिशूल लेख जो है दोस्तों उत्तराखंड में नागों की पुष्टि करता है। इस गोपेश्वर त्रिशूल लेख से जो है 4 नागवंशी राजा, स्कंदनाग, गणपति नाग, विभु नाग और अंशु नाग दोस्तों, रिपीट करता हूं, स्कंदनाग, गणपति नाग, विभु नाग और अंशु नाग, इनका उल्लेख मिलता है। और इनका सबसे शक्तिशाली राजा नागों का गणपति नाग था। और नागों का देखिए दोस्तों, नागों के बारे में भी एक आपको कथन बताता हूं कि जो इनका सबसे शक्तिशाली राजा था वह जो था वह गणपति नाग था। ये तो हमें पता है, इनका सबसे शक्तिशाली राजा गणपति नाग था। लेकिन जो शक्ति मंदिर में 6 मीटर ऊंचा त्रिशूल लेख स्थापित करवाता है, यानी कि जिस त्रिशूल लेख की हम बात कर रहे हैं, शक्ति स्तंभ मंदिर के त्रिशूल लेख की, जो 6 मीटर ऊंचा है, उसको जो स्थापित करवाता है दोस्तों वह गणपति नाग ही करवाता है दोस्तों। और जो गोपेश्वर मंदिर, जो गोपेश्वर के रुद्र शिव मंदिर से 6वीं शताब्दी के नाग राजाओं के त्रिशूल लेख मिले हैं दोस्तों, वो विदिशा के नागवंशी राजा गणपति नाग ने जो है हिमाद्री शैली में बनवाया था। जो गोपेश्वर मंदिर है दोस्तों, उसे किसी अन्य नाम से भी जाना जाता है। बिल्कुल, किस नाम से जाना जाता है, रुद्र महाल्य। तो गोपेश्वर मंदिर का अन्य प्राचीन नाम रुद्र महाल्य है। और इस रुद्र महाल्य की स्थापना भी गणपति नाग द्वारा की गई थी। तो मैं रिपीट कर रहा हूँ, नागों का सबसे शक्तिशाली राजा गणपति नाग। नागों के 4 राजा हुए गोपेश्वर त्रिशूल लेख के अनुसार, स्कंद नाग, गणपति नाग, विभु नाग और अंशु नाग। गणपति नाग सबसे शक्तिशाली, चमोली में रुद्र महाल्य की स्थापना करता है, विदिशा के रागवंशी राजा था। शक्ति मंदिर में भी 6 मीटर ऊंचे त्रिशूल लेख को स्थापित करता है। और गोपेश्वर त्रिशूल लेख की लिपि भी सेम शक्ति मंदिर के लिपि जैसी है, ब्राह्मी और शंख। ब्राह्मी को तो पढ़ा जा चुका है, लेकिन शंख को आज तक नहीं पढ़ा गया। फिर नागों का अंत जो है कन्नौज के मोखरी कर देते हैं। मोखरी वंश का
अपना प्राचीन भारत में अलग इतिहास है। इसका शासक था ग्रह वर्मा, और ग्रह वर्मा का जो ग्रह वर्मा किसका बहनोई था, तो याद रखना ग्रह वर्मा किसका बहनोई था, हर्षवर्धन का। हर्षवर्धन का ही तो बहनोई था ग्रह वर्मा। तो आई होप सबने प्राचीन भारत भी पढ़ रखा होगा। तो चलिए अब बिना देरी के इसके अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस 3 पर्वत शिखरों को प्राचीन काल में कालिंदी पर्वत कहा जाता था। तो वह दोस्तों कौन से 3 पर्वत शिखर थे जिन्हें प्राचीन काल में जो है कालिंदी पर्वत कहा जाता था दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है दोस्तों श्रीकंठ पर्वत, बंदरपूछ पर्वत और यमुनोत्री काठा। अब दोस्तों देखिए श्रीकंठ पर्वत, श्रीकंठ पर्वत कितनी ऊंचाई आती है श्रीकंठ पर्वत की दोस्तों, कोई बता सकता है। श्रीकंठ पर्वत की ऊंचाई तो कितनी आती है 6728 जो है दोस्तों श्रीकंठ पर्वत की ऊंचाई आती है। और हाथी पर्वत चमोली में उसकी ऊंचाई आती है 6727 दोस्तों। तो डिफरेंस याद रख लेना, 1 ही मीटर का अंतर है। श्रीकंठ पर्वत 6728 उत्तरकाशी और हाथी पर्वत 6727 चमोली दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, श्रीकंठ पर्वत, बंदरपूछ पर्वत और यमुनोत्री काठा पर्वत। क्योंकि दोस्तों जो यमुना नदी है वो बंदरपूछ पर्वत शिखर के यमुनोत्री काठा ग्लेशियर से निकलती है। ठीक बात है। कहीं कहीं स्वर्गारोहिणी ग्लेशियर जो बंदरपूछ पर्वत शिखर है उसके स्वर्गारोहिणी ग्लेशियर भी आ जाएगा, तो परेशान नहीं होना है। ठीक है। यमुनोत्री काठा जो एक क्षेत्र है दोस्तों जो आराम कुर्सी की भांति दिखाई भी देता है। आराम कुर्सी की भांति क्या, इसमें भी एक प्रसिद्धि है दोस्तों, इसका भी एक अलग अपना विस्तृत रूप है दोस्तों। अब उस विस्तृत रूप के बारे में भी आपको बताऊं, बिल्कुल बताना तो पड़ेगा ही उस विस्तृत रूप के बारे में आपको। तो दोस्तों जो सतोपंत और भागीरथी ग्लेशियर है चमोली में, वो आराम कुर्सी की भांति दिखाई देते हैं और इसके आसपास को अलकापुरी क्षेत्र कहा जाता है। ठीक है। और इसी अलकापुरी क्षेत्र के पास जो है कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर जो है बंदरपूछ और यमुनोत्री काठा स्थित है दोस्तों। तो यह एक एक्स्ट्रा फैक्ट बताया मैंने आपको। तो किन 3 पर्वत शिखरों को प्राचीन काल में कालिंदी पर्वत कहा जाता है, श्रीकंठ, बंदरपूछ और यमुनोत्री काठा। क्योंकि दोस्तों पूरा क्वेश्चन आता है कि जो यमुना नदी का जो उद्गम होता है वह बंदरपूछ पर्वत शिखर के यमुनोत्री काठा ग्लेशियर से होता है। ठीक है। स्वर्गारोहिणी भी उसके ही पास है। हालांकि जो यमुना नदी का उद्गम है स्वर्गारोहिणी से नहीं होता, क्योंकि बंदरपूछ पर्वत शिखर के 2 भाग हो जाते हैं। यमुनोत्री काठा से यमुना नदी आ जाती है और बंदरपूछ पर्वत शिखर के स्वर्गारोहिणी जिसकी ऊंचाई आती है कितनी 62 दोस्तों, 62 जो है स्वर्गारोहिणी की ऊंचाई आती है। यहाँ से जो है सुपिन नदी का उद्गम होता है जो कि आगे चलकर जो हिमाचल प्रदेश से निकलकर आती है रुपिन नदी, उससे मिलकर जो है टोंस नदी का निर्माण करती है। तो यह कुछ अन्य जानकारी थी दोस्तों इस क्वेश्चन से अलग। अब बिना देरी के बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, गंगनानी गर्म पानी नामक गंधक युक्त गर्म झरना किस नदी के किनारे स्थित है। तो दोस्तों जो गंगनानी है गर्म पानी का एक गर्म झरना है, वह किस नदी के किनारे स्थित है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, यमुना। जो गंगनानी है यमुनोत्री क्षेत्र में गर्म पानी का कुंड है जिसके पानी में गंधक की मात्रा पाई जाती है। दोस्तों एक क्वेश्चन बनता है, उत्तराखंड में गंधक की खोज किस वर्ष हुई। तो दोस्तों उत्तराखंड में गंधक की खोज 1957 में हुई। कहाँ से हुई दोस्तों, चमोली से हुई गंधक की खोज उत्तराखंड में। और चमोली की भी कहाँ से, रूपगंगा घाटी, रूपगंगा घाटी से जो है चमोली की जो है उत्तराखंड में गंधक की खोज होती है दोस्तों। और गंधक से जो है दोस्तों गंधक के यानी कि एक सहस्त्रधारा जलप्रपात के पानी में भी गंधक की मात्रा पाई जाती है और गंगनानी के पानी में भी गंधक की मात्रा पाई जाती है दोस्तों। इस गंधक के पानी में नहाने से जो है कहा जाता है चर्म रोग से मुक्ति मिलती है। ठीक है दोस्तों, चर्म रोग से मुक्ति मिलती है। अब बिना देरी के दोस्तों बढ़ते हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, राज्य के किस जनपद में दोस्तों जोंधार और बारसू घाटी स्थित है। दोस्तों यह क्वेश्चन आज की क्लास का हमारा अंतिम क्वेश्चन भी रहने वाला है कि राज्य के किस जनपद में जोंधार ग्लेशियर और बारसू घाटी स्थित है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर सी, उत्तरकाशी जनपद में। राज्य के उत्तरकाशी जनपद में जो है दोस्तों जोंधार ग्लेशियर स्थित है। मैं विषय बताया था आपको
मेहंदी चांगथांग ग्लेशियर, जोनदार ग्लेशियर, रक्तावट ग्लेशियर, स्वच्छंद ग्लेशियर, मल्टियाको या बमक ग्लेशियर, डोरियानी ग्लेशियर और जी शियार ग्लेशियर, चारण ग्लेशियर, गनोहिम ग्लेशियर, ये सारे उत्तरकाशी ग्लेशियर हैं। और बारसू घाटी दोस्तों, बारसू घाटी जो है दोस्तों उत्तरकाशी के रवाई क्षेत्र में हर की दून बुग्याल के पास स्थित है। ठीक है, जो सबसे प्रसिद्ध बुग्याल है राज्य का हर की दून बुग्याल, और सबसे बड़ा दून देहरादून, और सबसे प्रसिद्ध दून हर की दून दोस्तों। तो यह भी क्वेश्चन याद रखना। और बारसू घाटी भी आती है दोस्तों, और एक आता है बरासू दर्रा। बरासू दर्रा आता है हर की दून में किन्नौर घाटी के बीच प्राचीन व्यापार का केंद्र। ठीक है दोस्तों, अगर उत्तरकाशी की विभिन्न घाटी की बात करें तो भैरव घाटी आती है दोस्तों। भैरव घाटी कहाँ आती है? भटवाड़ी उत्तरकाशी। मांझीवन बुले घाटी दोस्तों उत्तरकाशी और एचपी हिमाचल प्रदेश के बॉर्डर पर आती है, दोनों राज्यों में आती है और रंग बिरंगे फूलों के लिए प्रसिद्ध है। नेलन घाटी आती है दोस्तों, नेलन घाटी उत्तरकाशी, पहाड़ का रेगिस्तान उत्तराखंड का लद्दाख कहा जाता है। और एक आती है बसपा घाटी जो हासिल में है दोस्तों। तो यह कुछ घाटियां भी थी। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं कि आज के क्लास के सारे क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे दोस्तों। मैं अपना 100% इन क्लासों के माध्यम से देने की कोशिश करता हूं, और मैं आशा करता हूं कि आप भी अपनी तैयारी में अपना 100% देने की कोशिश करते होंगे दोस्तों। तो ऐसे ही यूं ही बिल्कुल मेहनत करते रहिए, क्योंकि ऐसा कोई कार्य नहीं है जो इंसान नहीं कर सकता दोस्तों। ऐसा कोई कार्य नहीं है जो इंसान नहीं कर सकता। इंसान चाहे तो दोस्तों सब कुछ कर सकता है। इसलिए अपने दिमाग को एक व्यवस्थित तरीके से टाइम टेबल के अनुसार चलाइए